7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची टोरेस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनके लॉन्ड्री कलेक्शन के काम में लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पर बोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवी बेस पे तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुनकर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पियर हार्बर बेस पर किया गया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की। डोरिस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। दोस्तों, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग थलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास के मुल्कों पर एक के बाद एक कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीबी फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी की थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देख जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से पूरा करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना पंजा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता, पूरी दुनिया समझती कि इसमें हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ था ऑयल, जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फौज वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लेन बनाना शुरू किया। वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवी बेस पियर हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व तेजी के साथ खत्म हो रहा था और उसके पास हमला करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, फिलीपींस पर नहीं बल्कि पियर हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका के बेस में एक सरप्राइज अटैक करके पूरे बेस को उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से अमेरिका के बेस पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स
और हैरत अंगेज तौर पे 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए अमेरिका के बेस की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़े अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो उसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम करने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी किस्म की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पियर हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और वही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पियर हार्बर के 2 अलग अलग ग्रुप्स पर धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइल्म थे, उन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो। जापानीज एयरक्राफ्ट की पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी। 45 मिनट तक ये अमेरिका के बेस पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूँ लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बचे कुचे बेस को भी तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा भारी रहा। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 से ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान बोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज टॉर्पेडो मिसाइल उसकी शिप पर आ लगी, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत से ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले ही जख्मियों को सेफ जगह शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलट कर वार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज प्लेन्स मार गिराए थे, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट्स खोए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस मेडल दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमलावर होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं था। अमेरिका ने अपने बेस पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शिप्स शैलो वाटर में डूबी थी जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसा ही हमला किया जैसा उन्होंने अमेरिका के बेस पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। अमेरिकन्स के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल किया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकेंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया।
ये अर्थ की हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स की तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 4670 किलो वजनी इस बॉम्ब ने दिखते ही पूरे शहर को सफाए हस्ती से मिटा डाला। ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब मासूम लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंजाम को पहुंच गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।